तो नमस्ते तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न कॉमर्स बाय हर्ष पे। तो हम जल्द से जल्द, मुझे पता है आपका एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा पास में है, तो जल्द से जल्द हम क्या करने वाले हैं, कंपनी लॉ को ख़त्म करने वाले हैं। शुरुआत भी और ख़त्म भी जल्द से जल्द करेंगे, और ये वीडियो मैं एज अ रिविज़न पर्पज़ बना रहा हूँ कि जस्ट लाइक अगर आप मेट्रो में हैं या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उस ट्रैवलिंग के बीच में भी ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो पाए, इतनी फास्ट मैं इसको लेके चलने वाला हूँ। विदाउट टाइम वेस्ट मैं फटाफट टॉपिक कराता जाऊँगा और आप लोगों से पढ़ते जाना है। और इसकी जो पीडीएफ है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो बनवा दूँ, एंड वो बनवा के आपको मिलेगी कहाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। मेरे से पर्सनली किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना है तो आपको कहाँ भेजना होगा, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। तो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें पढ़ना है कंपनी लॉ। ये हमारे किसके लिए रहेगा, बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों के लिए रहेगा। और सेमेस्टर क्या है आपका, सेमेस्टर जो है वो है 2, ठीक है। हाँ, कंपनी लॉ हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले कंपनी एक्ट, पहली बात तो इसकी हिस्ट्री हमें जाननी नहीं है। कंपनी एक्ट बहुत सारे भी थे पहले पहले और भी सारे थे, मैं आपको साथ साथ नोट से पढ़ के बताता रहूँगा, ठीक है। तो हमारे और भी कंपनी एक्ट थे, ठीक है। कंपनी एक्ट 1844 था, कंपनी एक्ट 1850 था, ऑन ब्रिटिश कंपनी पे, ब्रिटिश वगैरह के टाइम का था, ठीक है। चलो वो सब ठीक है, लेकिन हमारी जो कंपनी का रूल चल रहा है वो चल रहा है कंपनी एक्ट 2013 पे, जिसमें 470 यानी 470 सेक्शंस है, 7 शेड्यूल्स है, 29 चैप्टर्स है, ठीक है। कंपनी क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 क्लॉज 20, इसको हम पढ़ते हैं 2 क्लॉज 20। जब भी अब डेफिनेशन में होता है ना, ठीक है, अगर डेफिनेशन नहीं होती तो ये हम इसे पढ़ते एक तरीके से 2 सबसेक्शन सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन है तो इसको हम पढ़ते हैं 2 क्लॉज 20। कंपनीज एक्ट डिफाइन, मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनीज एक्ट, ये वाली कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन करते हैं कंपनी क्या है। अ कंपनी एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब एक कंपनी किसे कहते हैं हम, एक कंपनी वो जो कि इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड, ठीक है, क्या रजिस्टर्ड कह सकते हैं हम, ठीक है। तो एक कंपनी वो होती है जो कि रजिस्टर हो इस एक्ट के अंदर, किस एक्ट के अंदर भाई, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। जो भी रजिस्टर होगा वो हमारी क्या होगी, एक कंपनी कहलाएगी, ठीक है। जो भी मतलब जिसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है कंपनी एक्ट 2013 के हो लिए होंगे और जिसमें रजिस्टर होगा वो हमारी कंपनी कहलाती है। या फिर कोई पुरानी कंपनी लॉ हो, उसमें भी अगर वो रजिस्टर्ड है तो इट मीन्स वो कंपनी कहलाएगी, ठीक है। अब पुरानी कंपनीज लॉ कौन सी, जैसे मैंने बताया ब्रिटिश टाइम की कंपनीज लॉ थी, कंपनी लॉज थे वो, ठीक है। तो कंपनी लॉ समझ आ गया, वो कंपनी समझ आ गया किसे कहते हैं, कि एक कंपनी उसे कहते हैं जो कि रजिस्टर्ड हो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर या फिर किसी पुराने लॉ के अंदर, ठीक है, पुराने एक्ट के अंदर, ओके। एप्लीकेबल, ये कंपनी एक्ट 2013 कहाँ कहाँ पे लग सकता है, कहाँ कहाँ पे लागू होता है, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये सबसे पहले लगता है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, जो कि दिस दिस एक्ट का मतलब पता है ना क्या है, ये दिस एक्ट का मतलब है कंपनीज एक्ट 2013। ये कहाँ पे लागू होता है, उन कंपनियों पे लागू होता है जो कि रजिस्टर है किसमें, कंपनीज एक्ट 2013 में, या फिर कोई पुराना कंपनी लॉ हो उस पर भी ये लागू हो जाता है, ठीक है। कंपनी एक्ट कहाँ कहाँ लागू होता है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, ये पढ़ रहे हैं हम। तो उन कंपनियों में जो इसके अंदर है, और दूसरी चीज कोई पुरानी कंपनी उसके अंदर है उसमें भी लागू होता है। इंश्योरेंस कंपनी पे लागू होता है, बैंकिंग कंपनीज पे भी लागू होता है, कोई भी कंपनी विच इज गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, जैसे अभी इसके बारे में भी समझाऊंगा, ठीक है, समझाता हूँ, चलो समझा ही देता हूँ पूरा एक बार में। देखो, तो कंपनी, पहला पॉइंट तो क्लियर है। दूसरा पॉइंट है इंश्योरेंस कंपनी में भी लागू होता है, लेकिन एक्सेप्ट द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस 1930, मतलब देखो ना, इंश्योरेंस के लिए अलग एक्ट बन रखा है, इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो फिर ये कंपनी एक्ट कैसे यूज करेंगे इस पे, तो बहुत सारी चीजें हैं कि वो इसके अंदर नहीं मिलती, तो इसके अंदर नहीं मिलेगी तो हम किसके अंदर, किस में चेक करेंगे, फिर कंपनीज एक्ट 2013 में आके चेक करेंगे, ठीक है। समझ आ गया तुम लोगों को, ओके। अच्छा, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर अपने, इसके जो हमारी कंपनी हेड होता है ना, मतलब ये अगर आपको असली में जो डेटा है ये पढ़ना है तो इसके लिए आपको किस में जाना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाओगे तो दिख जाएगा। और इसके मालिक कौन होते हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो कि अभी हमारे कौन है, निर्मला सीतारमन जी है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। इंश्योरेंस कंपनी पे लागू हो जाता है, बैंकिंग कंपनी पे भी लागू होगा। अब बैंकिंग के लिए भी अलग एक्ट होता है, ठीक है। जैसे बैंकिंग के लिए है आरबीआई, सॉरी, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। अब कुछ चीजें अगर इसके अंदर नहीं मिलती तो वो किसके अंदर आके ढूंढेंगे, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, ठीक है। तो यही एक एक्सेप्शनल केस है।
एनी कंपनी विच इज गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, अब कोई एक अलग कंपनी जिसके लिए एक अलग एक्ट बन रखा है, जैसे हमारी आरबीआई हो गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके लिए ना एक अलग एक्ट बन रखा है आरबीआई एक्ट 1935, ठीक है, उसमें जो चीज नहीं मिलेगी ना तो वो हम इसमें आके ढूंढेंगे। ऐसे ही आईसीआई, ठीक है, इसके लिए भी अलग एक्ट है। सच बॉडी कॉर्पोरेट, अच्छा बॉडी कॉर्पोरेट क्या है और कंपनी क्या है, इसके रिगार्डिंग में आगे बात करेंगे। फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो फटाफट से फीचर्स और कंपनी भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है एक कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं, ठीक है, और एक कंपनी की खुद की आइडेंटिटी अलग होती है। यानी कि कंपनी की खुद की आइडेंटिटी है, ठीक है, यानी कि कंपनी किसी को स्यू कर सकता है, ठीक है, कंपनी किसी से डैमेज का क्लेम कर सकता है, मेंबर्स अपना किसी को स्यू कर सकते हैं, डैमेज का क्लेम कर सकता है, कंपनी पे कोई केस ठोक सकता है, भाई कंपनी पे कोई केस ठोक सकता है। तो कंपनी पूरी की पूरी आर्टिफिशियल इंसान है एक तरीके से, ऐसा समझो, ठीक है। कंपनी सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स, एक अलग आइडेंटिटी होती है उनके मेंबर से, ठीक है, उनके पास सारे लीगल राइट्स होते हैं, ठीक है, विच आर सेपरेट एंड मेंबर्स ऑफ ए कंपनी, ठीक है, ओके। कंपनी का खुद का बैंक अकाउंट भी होता है ना भाई, बैंक अकाउंट होता है कंपनी का खुद का। चलो परपीचुअल सक्सेशन, इसका मतलब क्या होता है कि मेंबर्स कंपनी के मर सकते हैं, मे डाई, मेंबर्स ऑफ द कंपनी मे डाई, बट कंपनी जो है अपना लगातार जो है कंसिस्टेंसी रहेगी, कंपनी जो है लगातार चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, 100 साल 200 साल 300, क्योंकि अभी भी तुम बहुत से कंपनीज देखोगे जो कि 150 200 साल पुरानी है, ठीक है, ओके। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब अब कंपनी को कुछ दिया जाता है, ठीक है, साइन सिग्नेचर करने पड़ते हैं कि कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, हाँ कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, है ना, ठीक है। इन केस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी इज टोटली, ठीक है, डू नॉट बिकम द डेब्ट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है। मतलब कुछ केसेस में ना, जैसे कंपनी के जो मालिक होते हैं, जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं बेसिकली, उनके वहां से डेट नहीं जाएगा, ठीक है। अगर कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी है तो वो शेयर होल्डर्स के पास से डेप्ट नहीं जाता, ठीक है, ओके। और ओके द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द, ठीक है, ओके, इसमें तो कुछ है नहीं वैसे। चलो लाइबिलिटी देखिए, मैंने मान के चलिए एक शेयर होल्डर है, एक जिसके पास 10 लाख के शेयर है, तो इसकी लाइबिलिटी भी सिर्फ कितनी की होगी, 10 लाख तक की होगी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है कंपनी के, वो कितनी होगी, लिमिटेड रहेगी। जितना उनके पास मालिकाना हक है उतनी की वो जो लाइबिलिटी है वो पे करेंगे। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। मतलब कि एक कंपनी जो है वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, एक नेचुरल बर्थ, इसको भी एक तरीके से क्रिएट किया गया है एक नेचुरल बर्थ की तरह, ठीक है, जैसे नॉर्मल जन्म होता है उसी की तरह इसको भी एक तरीके से क्या किया गया, क्रिएट किया गया है। इट्स लीगल और जुडिशियल एज इट्स क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज अ पर्सन सिंस इट्स क्लॉथ विद ऑल द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। इसको जो इंडिविजुअल के राइट्स होते हैं वही कंपनी को राइट्स दिए जाते हैं। एक और जो है वो लिख लो कॉमन सील, क्या है, कॉमन सील, कंपनी की सील्स बनाई जाती है, सील, ठीक है, थप्पा लगता है, स्टैम्प की तरह होता है, तो वो जैसे हम अपना साइन करते हैं, जैसे ये हो गया मेरा साइन ना, हर्ष लिख दिया मैंने, खराब लिखा था मार्कर से लिख नहीं पाया, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, तो ऐसे ही कंपनी का भी थप्पा बनता है, स्टैम्प बनता है, तो वो स्टैम्प को हम एक तरीके से कॉमन सील कहते हैं। लेकिन अब सिग्नेचर से भी काम चल जाता है। अब जैसे जैसे 3 बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन तीनों ने साइन कर दिया तो कंपनी का कॉमन सील मान लेंगे उसको, है ना। गूगल पे सर्च करना एक बार, कॉमन सील आपको दिखेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा हमारा कॉर्पोरेट व्हील, कहाँ गया ये रहा, सॉरी, कॉर्पोरेट व्हील। कंपनी लॉ पढ़ रहे थे हम भी, कॉमन प्रोग्राम, ठीक है, ये ऑनर्स या फिर प्रोग्राम, ठीक है, तो कोई भी हो देख सकता है। तो कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, वो उसी का मतलब है कॉर्पोरेट व्हील। द टर्म कॉर्पोरेट व्हील रेफर्स टू द कंसेप्ट ऑफ दैट द मेंबर ऑफ अ कंपनी शील्डेड फ्रॉम लाइबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनी एक्शन। कंपनी के एक्शन की वजह से कोई भी लाइबिलिटी करती है तो कॉर्पोरेट व्हील क्या करता है, उस लाइबिलिटी को, मतलब जो कंपनी का मेंबर्स होता है ना, उस लाइबिलिटी से उसको दूर रखता है, प्रोटेक्ट रखता है, ठीक है, प्रोटेक्ट रखता है। एंड इसका मतलब वही है कि जो कंपनी है और जो उसके मेंबर्स है दोनों क्या है, अलग अलग है। जो कंपनी है और उसके मेंबर्स है दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है।
आ गया समझ? एक बार मैं इसमें से पक्की डेफिनेशन पढ़ के आपको नोट्स में से बता देता हूँ, ठीक है। कॉर्पोरेट विल रेफर्स टू अ लीगल कंसेप्ट वेयर बाय द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली है। कंपनी क्या आइडेंटिफाई करी जाती है? सेपरेट, अलग आइडेंटिफाई करी जाती है, किससे? फ्रॉम देयर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। द टर्म कॉर्पोरेट विल रेफर्स टू द कंसेप्ट दैट द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर शील्डेड फ्रॉम लाइबिलिटी। जो कंपनी की लाइबिलिटी है मेंबर नहीं चुकाएंगे, ठीक है, पूरी नहीं चुकाते, ठीक है। उसके बाद इफ द कंपनी इनकर्स एनी डेब्ट्स और कंट्रेंसेस एनी लॉस द कॉर्पोरेट विल कंसेप्ट इंप्लाइज दैट द मेंबर शुड नॉट बी लायबल फॉर दोस एरर्स। मेंबर उस चीज के लायबल नहीं होंगे, ठीक है। तो कंपनी की वजह से कुछ भी होता है और मेंबर्स पे वो बात नहीं आएगी। लेकिन हमने पढ़ लिया कॉर्पोरेट विल के बारे में, ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में कॉर्पोरेट विल को उठाया जाता है, जिसे हम कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। कुछ केसेस में ये जो इनके बीच में जो दरार है ना भाई, कि मतलब कंपनी अलग मेंबर अलग, लेकिन जो हमारे लॉ है वो इस चीज को कुछ चीजों में हटा देती है, ठीक है। और इसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, ठीक है। तो ये हटाई जाती है कुछ केसेस में, ठीक है। तो इसे हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कहते हैं। मतलब उन केसेस में हम कंपनी और मेंबर्स को एक ही मानते हैं, अलग अलग नहीं मानते, ठीक है। कौन कौन से केसेस है? एक तो है हमारे अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। ये वो है जो लॉ में लिखे हुए हैं, लॉ में लिख दिया है भाई कि ये है तो नहीं माना जाएगा, मतलब ये है तो लॉ में लिख दिया, इन्हें हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। जिसे ज्यादा डीप में पढ़ना है वो जाके पढ़ सकता है अफेयर्स वाली कॉर्पोरेट अफेयर्स वाली वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये नहीं आएगा भी नहीं है तुम्हारे में। तो अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो वो है जो लॉ में लिखे हुए, हमें ये पढ़ना है। अंडर जुडिशियल डिसीजन, कुछ जुडिशियल डिसीजंस होते हैं जिनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस सिचुएशंस को पढ़ना है। कौन कौन से डिसीजन होते हैं उसके बारे में सिचुएशंस दी है 5, उन्हें पढ़ना है। सबसे पहला सिचुएशन है टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। मतलब हमें अगर कंपनी का कैरेक्टर पता करना है, कैरेक्टर के बारे में जानना है, ठीक है। मतलब कंपनी भला चाह रही है, गंदा चाह रही है, ठीक है। तो इसमें हमारा एक, देखो अब इन सब के ना जितने भी सिचुएशन है सबके बारे में केसेस है, ठीक है, केसेस है। तो ये फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी का कैरेक्टर डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो उसका केस था हमारे डेमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी। ये हम पढ़ेंगे, बट ऐसे और भी केसेस है जो तुम अपने बुक में से पढ़ सकते हो। मैं खुद से एग्जांपल दूंगा तो तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। वो वाला एग्जांपल पढ़ने का इतना ज्यादा भी टाइम नहीं है, थोड़े से बड़े एग्जांपल्स होते हैं। तो फर्स्ट वाला मैं उसका केस लॉ उठा लेता हूँ, ठीक है। तो पहला है हमारा टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी का कैरेक्टर डिटरमाइन करने के लिए हमें जो एग्जांपल दिया वो डेमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी। अब देखो, एक था हमारी डेमलर कंपनी, एक थी हमारी कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी, ठीक है। ये दोनों कैसी कंपनी थी? इंग्लैंड की कंपनी थी, इंग्लिश कंपनी थी। कैसी थी? इंग्लिश कंपनी थी, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम आया, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम आया, ठीक है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम आया तो उसमें क्या हुआ कि जर्मनी की इंग्लैंड से लड़ाई हो गई। अब ये कंपनी दोनों किसकी थी? इंग्लैंड की, ठीक है। और जर्मनी की लड़ाई हो जाती है, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये इससे ट्रेड करता था। तो इसने बोला भाई हम तुमसे ट्रेड नहीं करेंगे। उन्होंने बोला भाई क्यों नहीं करोगे? कहते हैं तुम्हारे जितने भी बड़े बड़े मेंबर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जितने भी तुम्हारे कंपनी के मालिक है, शेयर होल्डर्स है, सब कैसे है? जर्मन से है। उन्होंने बोला रुको रुको रुको, तुम एक चीज बारे में जानते हो कॉर्पोरेट विल के बारे में, कि कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग है। उन्होंने बोला नहीं भाई तुम लोग जर्मन हो और हम तुम जर्मनियों से नहीं ट्रेड करेंगे। तो इन्होंने बोला नहीं भाई कंपनी तो इंग्लैंड की है, बेशक हम जर्मन है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब पता है ना कि क्या होता है, कि कंपनी और मेंबर्स अलग अलग होते हैं। उन्होंने बोला अच्छा जी ऐसी बात है, तो चलो कोर्ट में। ये कोर्ट गए। अब कोर्ट ने बोला कि नहीं, अगर मेंबर्स जर्मनी के हैं तो कंपनी इस चीज में हम कंपनी और मेंबर्स को एक नहीं मानेंगे। उन्होंने बोला क्यों नहीं मानोगे? उन्होंने बोला कि कंपनी का जो कैरेक्टर है, अब कंपनी अर्न करेगी तो हमारी जो दुश्मन देश है, जो जर्मनी देश है, मैं दोबारा समझाता हूं, अगर कंपनी अर्न करेगी तो जो दुश्मन देश है यानी जर्मनी के जो शेयर होल्डर्स है उनको पैसा जाएगा, और एक तरीके से हमारी तरफ से किनको पैसा जा रहा है? जर्मनी को। और यहाँ पे ये भी एनिमी है, एलियन एनिमी कहते हैं इनको, ठीक है। अब एक दूसरे की क्या है? एनिमी है, तो ये ट्रेड नहीं माना जाएगा। तो इस केस में हमें अगर कंपनी का कैरेक्टर देखना हो तो हमें फिर किसको ही देखना पड़ता है? कंपनी के मेंबर्स को देखना पड़ता है, तो उनका हमें कैरेक्टर पता चल जाता है। आया समझ? नहीं आया कमेंट में लिख देना, इमीडिएटली समझा दूंगा। दूसरी चीज, चलो ये केस समझ आ गया ना भाई कि कंपनी का कैरेक्टर देखना है तो कंपनी के मेंबर को देखा जाता है। अब देखो टाइम के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू टैक्स, ये प्रोटेक्ट वर्ड यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है मेरे ख्याल से। यहाँ पे ये होना चाहिए टैक्स की चोरी।
ठीक है, टू इवेजन ऑफ टैक्स, यानी अगर एक कंपनी टैक्स चुरा रही है, अब मान के चलो मैंने एक कंपनी बनाई जैसे कॉमर्स बाय हर्ष कंपनी, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कॉमर्स बाय हर्ष कंपनी बनाई मैंने, कॉमर्स बाय हर्ष कंपनी, ठीक है, ये कंपनी बनाई। अब सरकार ने मुझे कहा, एग्जांपल दे रहा हूँ बस मैं, कि भाई 5 लाख 10 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, नो टैक्स, ठीक है, मैंने बोला ठीक है। अब मेरा रिवेन्यू हो गया भाई 30 लाख रुपए का, ठीक है, मेरा रिवेन्यू हो गया 30 लाख रुपए का, तो मैंने क्या किया कि यार मेरा तो 10 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन मेरा रिवेन्यू तो 30 लाख का हो गया, मतलब 10 पे ना लगा तो 20 लाख पे तो फिर भी टैक्स लगेगा, ठीक है। मैंने बोला अरे यार अब क्या करूं, तो मैंने ऐसा किया कि मैंने छोटी छोटी 3-4 कंपनी खोल ली, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, ठीक है, ठीक है, छोटी छोटी 3-4 कंपनी खोल ली, और मैंने इस तरीके से सेट कर दिया कि इसमें 8 लाख आ गया, इसमें 6 लाख आ गया, और इसमें भी 6 लाख आ गया, रिवेन्यू इनमें शो कर दिया, ठीक है, 8 6 14, 14 और 6 20। अब इन तीनों का रिवेन्यू टोटल कितना हुआ 20 लाख, और सारी अलग अलग कंपनी, और मेरा कितना बचा 10 लाख। अब एक तरीके से मेरे किसी भी पैसे पे टैक्स नहीं लगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टैक्स की चोरी कर ली। फिर सरकार ने छापा मारा, उन्होंने बोला यार इस कंपनी, इन तीनों कंपनी का तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो इन पे पैसा आ कहां से रहा है। फिर मैं पकड़ा गया, और फिर यहाँ पे मैंने बोला कि सर सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी को बंद कर दो, मेरे को मत पकड़ो भाई। मैंने बोला नहीं, इस चीज में हम कॉर्पोरेट बिल को हटा देंगे, इस चीज में मेंबर ने गलती करी है, कंपनी तो सिर्फ यार सुनती है जो बोला है, कंपनी तो देखती है, तो इस चीज में गलती किसने करी, मेंबर ने करी है। हाँ मैं मतलब शेयर होल्डर नहीं, मतलब मैं ही कंपनी के मालिक नहीं, छोटी छोटी कंपनी बनाई, ठीक है। तो अब सरकार इसमें कंपनी को दोष नहीं देगी, हमें दोष देगी, क्योंकि मैंने ही वो काम किया था, तो सरकार मुझे पकड़ लेगी, मुझ पर फाइन चार्जेस लगेंगे, ठीक है। तो अब मुझे सब पे टैक्स पे करना पड़ेगा। आया समझ कि अगर टैक्स की चोरी करते हैं तो हम कंपनी और मेंबर को अलग अलग नहीं मानेंगे, कंपनी का कैरेक्टर देखना है तो कंपनी और मेंबर को उसके अलग अलग नहीं मानेंगे। टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशंस, इसका मतलब क्या है, चलो इसको भी पढ़ते हैं। पानी पी रहा था, ठीक है। तो कहाँ टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशंस, अब मान के चलो कि सरकार ने एक्ट्स बना रखे हैं कंज्यूमर्स को, कंज्यूमर कह रहा हूँ जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए एक्सेट्रा सबके लिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि भाई इस टाइम पे अगर इतना रेवेन्यू होता है तो उनको तो बोनस मिलना चाहिए। तो कंपनी ने क्या किया, अपनी छोटी छोटी कंपनी फिर से बनाई रखी थी, इसमें अपना थोड़ा सा खर्चा दिखा दिया, इसमें खर्चा दिखा दिया, इसमें खर्चा दिखा दिया, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा खर्चा दिखा दिया, ठीक है। और बोल रहे हैं कि हमारा तो देखो इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है, कुछ बच ही नहीं रहा, ना कोई सब्सिडी आ रही, हम कैसे दे पाएंगे एम्प्लॉइज को बोनस। सरकार ने बोला अच्छा जी, वेरी चालाक, ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है भाई, इस कंपनी को तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, खर्चा किस बात का है, हैं? बंद करो ये सारी कंपनी, अपने में इतना जो नॉर्मल टैक्स है वो टैक्स पे करो, और अपने एम्प्लॉइज को बोनस दो जितना देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो सरकार ब्लेम करेगी, क्या वो कंपनी को करेगी, नहीं, उसके मेंबर को भी करेगी, कि भाई तुम मेंबर ही अपना ज्यादा दिमाग चला रहे हो, इस जगह पे हम सेपरेट लीगल एंटिटी कैसे माने, कंपनी को तो तुम लोग ही चला रहे हो, ये इलीगल काम भी तो तुम लोग कर रहे हो फिर, ठीक है। समझ आए, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, कोई हम लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड करेंगे तो उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी को नहीं माना जाएगा, कंपनी और कंपनी के मेंबर्स को एक साथ माना जाएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एन एजेंट, मतलब सब्सिडरीज और हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि सब्सिडरीज, हाँ जी, तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एन एजेंट। कंपनी ए है, बी, इसने ना कंपनी ए है, ये गन्स वगैरह बेचती थी, ये सामान एक्सपोर्ट करती थी बाहर फॉरेन कंट्रीज में। तो गवर्नमेंट ने इसको कह रखा था कि भाई 100 करोड़ से ये मतलब एक साल में तुम 100 करोड़ तक का ही जो अपना गन्स वगैरह है उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इसने बोला ठीक है, फिर इसने ना 100 करोड़ के गन एक्सपोर्ट कर दिया। इसने बोला कि अरे यार मैं काम करता हूँ, अपनी एक सब्सिडरी बना लेता हूँ कंपनी बी, एक और सब्सिडरी बना लेता हूँ कंपनी सी, ठीक है, ठीक है। अब कंपनी सी से बी इसने 100 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया, कंपनी सी से भी इसने 100 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया, बी से भी 100 करोड़ का कर दिया, सी से भी 100 करोड़ का कर दिया, ए से कर ही रखा था 100 करोड़। टोटल एक्सपोर्ट इसने कितना कर दिया, 300 करोड़ का। लेकिन सरकार ने इसे सिर्फ कितने की अनुमति दी थी, 100 करोड़ का। सरकार ने इसे धप्पा पकड़ लिया, बोला कि भाई ये क्या काम कर, अपनी एक एजेंट कंपनी मतलब सब्सिडरी बना ली तुमने बी, अपनी एक और सब्सिडरी बना ली सी, उससे भी 100 करोड़, इससे भी 100 करोड़ तुमने एक्सपोर्ट कर दिए, और टोटल 300 करोड़ का कर दिया। हमने तुम्हें सिर्फ 100 की अनुमति दी, ये कैसे कर रहे हो तुम, यहाँ पे तुम गिरफ्तार होगे। तो उसने बोला रुक जाओ भाई रुक जाओ, कैसे गिरफ्तार होऊंगा, सेपरेट लीगल एंटिटी लॉ के मुताबिक कंपनी और मेंबर्स अलग अलग होते हैं, कंपनी और मेंबर्स कैसे होते हैं, अलग अलग होता है, तो तुम मुझे गिरफ्तार मत करो, कंपनी को ब्लेम करो। तो उसने बोला अच्छा बेटा इधर आओ, लॉ के मुताबिक अगर ऐसा कुछ होता है
तो कंपनी हमारे पास लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, मतलब कॉर्पोरेट व्हील यानी लिफ्टिंग ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसको हम हटा सकते हैं क्योंकि तुम यहाँ पे कंपनी के पीछे बिहाफ पर क्या कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो। तो इसे ही हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एन एजेंट। इसने अपनी सब्सिडरी फॉर्म करी, ठीक है, और वो एक एजेंट की तरह एक्ट कर रही थी, ठीक है, और उससे इलीगल काम हो रहा था। इलीगल ये कि इसको सिर्फ बोला 100 करोड़ का गया था, बट इसने 200 करोड़ और 200 करोड़ और ज्यादा एक्सपोर्ट करा बेफालतू में। मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं, अब वो लिमिट मुझे नहीं पता, ठीक है। अब लास्ट सिचुएशन है तुम्हारी, कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट या फिर स्लैश डिफीट लॉ। मतलब ये तो साफ कह रहा है कि कंपनी फॉर्म ही इसलिए करी गई है ताकि वो कोई फ्रॉड करे या फिर लॉ के अगेंस्ट जाए। तो बेसिक सी बात है, फिर तो भाई मेंबर को ही पकड़ा जाएगा ना, है, इसको भी समझ लेते हैं। कंपनी ए थी, ठीक है, इसने ना इसको ये गन वगैरह बनाती थी, फायरआर्म्स वगैरह गन वगैरह बनाती थी, हथियार बनाती थी। तो इसने क्या किया कि ये सरकार की देखरेख में लीगली से बेच रही थी। उन्होंने बोला, सरकार ने बोला कोई दिक्कत नहीं है बेचो, लेकिन इसने ना छुपके से पीछे के रास्ते से लोकल्स को भी गन वगैरह बेचने लग गया, इल्लीगली। कैसे मेरे भाई, इल्लीगली, है ना। अब सरकार ने इसे पकड़ लिया, धप्पा, ये क्या कर रहे हो तुम। उन्होंने बोला कंपनी बेच रही है, मैं तो नहीं बेच रहा। उन्होंने बोला अच्छा चलो कोर्ट में। तो फिर कोर्ट ने कहा कि भाई इस केस में कंपनी और मेंबर्स को अलग अलग नहीं माना जाएगा, मेंबर्स ही कंपनी के बिहाफ पर इलीगल काम कर रहे हैं, तो इस जगह पे हम मेंबर्स को सजा देंगे। आई समझ, चलो ठीक है। तो हमने कॉर्पोरेट व्हील पढ़ लिया। कॉर्पोरेट व्हील किसे कहा जाता है कि कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग है, ठीक है। और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील मतलब कंपनी अलग और कंपनी के मेंबर्स अलग, बट लिफ्टिंग मतलब हटा जाता है कि कुछ केसेस में कंपनी और मेंबर्स को एक ही माना जाता है, ठीक है मेरे भाई, समझ आया। तो कॉर्पोरेट व्हील और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील दोनों खत्म हो गया। विदाउट टाइम वेस्ट नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो नेक्स्ट जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो हमें टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ना है, ठीक है। कई टाइप्स के कई सारे बेसिस पे डिवाइडेड है, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल और अदर कंपनीज, ठीक है। सो कई सारे हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। मतलब ये वाली कंपनीज है, इन्हें पढ़ लोगे तो सारे के सारे वैसे ही आपको समझ आ जाएंगे। तो फटाफट से पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स में सबसे पहले पब्लिक कंपनी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है मेरे भाई। किससे, पब्लिक कंपनी से, ओके। ठीक है, तो चलो पब्लिक कंपनी से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पब्लिक कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं मिनिमम होते हैं 7, और कितने होते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है मेरे भाई, ओके। एंड ठीक है, ये वो कंपनीज होती हैं जिनके नाम में आगे क्या लगता है, लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड लगता है, ओके। चलो अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब ये लोग क्या कर सकते हैं, ये इशू कर सकते हैं या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं, किसका, शेयर्स का, ठीक है। याद रखना पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, लिख सकते हो तुम ये सब, ठीक है। इट इज अ कंपनी विच नॉट अ प्राइवेट कंपनी, और ये प्राइवेट कंपनी नहीं होती। बेसिक सी बात है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं होती। अब पब्लिक वर्ड सुनते ही इसका मतलब ये मत समझना कि गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है, नहीं। पब्लिक का मतलब है कि पब्लिक में कोई भी, पब्लिक का मतलब है कि पब्लिक में कोई भी आकर इसके शेयर्स को है जो खरीद सकता है, इसके स्टॉक को है जो खरीद सकता है, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट है, अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी पे। अच्छा देखो, एक्चुअली क्या रहता है ना कि जैसे एक प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी के अपने अपने सब्सिडरीज है, तो ये भी क्या ही कहलाएंगे, प्राइवेट कंपनी कहलाएंगे, ठीक है। ये चीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख देना अगर ये क्वेश्चन आता है। वैसे तो इतने छोटे क्वेश्चन आएंगे नहीं, ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आप बनाकर लिखोगे, मतलब लिख दोगे प्राइवेट कंपनी के अंदर, है ना। ये सब इसके पॉइंट्स होते हैं, ये लिख दोगे तो ज्यादा बेटर रहता है। अब ये जो ऊपर जो कंपनी होती है इन्हें हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी। अगर यही वाली कंपनी पब्लिक हो, है ना, ऊपर वाली कंपनी पब्लिक कंपनी हो, ये होल्डिंग कंपनी पब्लिक हो, और नीचे जो इसके सब्सिडरी बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, फिर पब्लिक कंपनी बनेंगे, ठीक है। इफ दे वांट्स टू बी अ प्राइवेट कंपनी बट दे विल नॉट कंसीडर, क्योंकि इसकी होल्डिंग कंपनी, अगर ये सारे मतलब ए बी सी, ठीक है, ए बी सी कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी थी बहुत बड़ी, ये मान के चलो एक्स वाई जेड कंपनी थी एक, ठीक है, पब्लिक है। इसकी जो होल्डिंग कंपनी, इसके जो सब्सिडरी होगी ना, कौन होगी सब्सिडरी, इसके जो सब्सिडरीज कंपनी होंगे ए बी सी, ये भी क्या से होंगे, ये भी पब्लिक कंपनी होंगे। ये चीज समझ आई, ठीक है। अब ये अगर प्राइवेट कंपनी होना चाहे तो नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी जो होल्डिंग है, ये ऊपर वाली बड़ी कंपनी है, जो कंपनी मेन कंपनी होती है इसे कहता है होल्डिंग। ये जो होल्डिंग है ये पब्लिक कंपनी, इस वजह से ये भी प्राइवेट पब्लिक कंपनी ही रहेगी, प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी, ठीक है। मेरे ख्याल से पब्लिक कंपनी में इतनी इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स के हिसाब से काफी है। मेंबर्स कितने हो गए, 7 टू इनफाइनाइट। ये अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। ये प्राइवेट कंपनी नहीं होती,
और ये कुछ हमने छोटी मोटी चीजें और बात कर ली। और पब्लिक कंपनी के बारे में अगर मैं बता पाऊं तो इनका कैपिटल आई थिंक बहुत ज्यादा होता है, जो शेयर्स इशू कर रहे रहते हैं ना। अब ये चीज अब इन्वेस्टमेंट की तरफ हो जाती है। इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब है शेयर्स वगैरह से इशू, शेयर्स वगैरह से रिलेटेड हो जाता है। जस्ट लाइक इनका कैपिटल कितना होगा, तो ये चीज ऑलरेडी डिसाइडेड रहती है कि कितने पैसों तक का ये शेयर जो है इशू कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड रहता है। हाँ, तो आगे पढ़ते हैं। अब जो हमें पढ़ना है ना, वो पढ़ना है हमें प्राइवेट कंपनी के बारे में। प्राइवेट कंपनी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी। ठीक है, ठीक है, वो भी समझते हैं। अच्छा, मैं एक चीज आपको ना बताना भूल गया था कि ये हमारा जो कहाँ गया, हाँ, ये जो पब्लिक कंपनी है, ये इसकी डेफिनेशन हमारे सेक्शन 2 क्लॉज 71 में दी गई है। ठीक है, ओके, इसकी डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को भी खत्म करते हैं। इसको जो दिया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 68 में दिया गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कंपनी हैविंग अ मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में प्रिस्क्राइब्ड एंड विच दे बाय इट्स आर्टिकल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, अब प्राइवेट कंपनी में आ जाते हैं। इसको एक बार मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे डस्टर नहीं है, हाथ से कर देता हूँ। ठीक है, चलो प्राइवेट कंपनी पढ़ते हैं। प्राइवेट कंपनी ये शेयर इशू शेयर्स नहीं कर सकते। ठीक है, शेयर इशू नहीं कर सकते, ये ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। अगर इशू नहीं कर सकते तो ट्रांसफर शेयर भी नहीं कर सकते। ठीक है, मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए इसके अंदर, मिनिमम कितने होने चाहिए, 2। मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 200। याद रहेगा, ये तो 12 से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पब्लिक डिपॉजिट्स को ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते भाई, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओके मेरे भाई, ये भी लिख दिया। काउंटिंग ऑफ मेंबर्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, मिनिमम 200, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। ठीक है, ओके, चलो। प्रोवाइडेड दैट द वेयर द 2 मोर पर्सन्स होल्ड ऑन मोर इन कंपनी जॉइंटली। ठीक है, स्मॉल कंपनी से प्राइवेट कंपनी। अच्छा, स्मॉल कंपनी में आ जाते हैं। हमने बोला था प्राइवेट कंपनी के 2 पार्ट होते हैं, प्राइवेट कंपनी, एक स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी भी एक क्या है, प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, स्मॉल कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी है। ओके, स्मॉल कंपनी भी एक क्या है, प्राइवेट कंपनी है। स्मॉल कंपनी की जो डेफिनेशन है वह 2 क्लॉज 85 में दे रखी है। ठीक है, पेड अप कैपिटल। अब यहां पे इंपॉर्टेंट आ जाता है स्मॉल कंपनी का पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल ऑफ स्मॉल कंपनी का कितना होना चाहिए, 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड देन 4 करोड़। याद रहेगा। ठीक है, और टर्नओवर, ठीक है, 1 साल की कमाई यानी टर्नओवर, ठीक है, कितना होना चाहिए, 40 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल करते हैं ना, तभी एक कंपनी स्मॉल कंपनी बनती है। अब समझाता हूं दोबारा से। पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, 4 करोड़। टर्नओवर 1 साल का मतलब जो है ना, 40 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ये भी फुलफिल किया, ये भी फुलफिल किया, तभी वो क्या माना जाएगा, स्मॉल कंपनी माना जाएगा। ठीक है, 1% कंपनी भी एक स्मॉल कंपनी कह सकते हैं एक तरीके से। चलो आगे पढ़ते हैं, एक तरीके से कह सकता हूं। ठीक है, चलो, विच कंपनी आर नॉट कंसिडर्ड एज अ स्मॉल कंपनी। किन कंपनी को हम स्मॉल कंपनी नहीं कह सकते। ठीक है, सेक्शन 8 एनपीओ, सेक्शन 8 एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, उन्हें हम एनपीओ कहते हैं। उन्हें हम स्मॉल कंपनी या प्राइवेट कंपनी, उन्हें स्मॉल कंपनी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, पब्लिक कंपनी को प्राइवेट स्मॉल कंपनी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी को भी नहीं कहा जा सकता। बॉडी कॉर्पोरेट मैंने बोला था। बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि एक ऐसा समझ लो कि एक बाहर की कंपनी जब हमारी कंट्री में आके एक बाहर की कंपनी हमारे कंट्री में आके करती है ना, तो वो आपकी कंपनी हो जाती है बॉडी कॉर्पोरेट। उसको हम एक बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। ठीक है, ओके, चलो। या फिर कोई कंपनी या तो मान के चलो 50 करोड़ कमा रही है, तो भी वो भी एक देखो, उसका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ का है, लेकिन वो कमा कितना रही है, 5 करोड़, 50 करोड़ 1 साल का। ठीक है, टर्नओवर उसका कितना निकला, 50 करोड़ का निकला। तो फिर क्या हो जाएगा, वो कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन वो वहीं पे 39 करोड़ कमा रही है, तो वो एक स्मॉल कंपनी कहलाएगी। चलो, स्मॉल कंपनी भी हो गया, प्राइवेट कंपनी भी हो गया। सेक्शन से एक बार गो थ्रू कर लेना। 1% कंपनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें चलते हैं। आई थिंक यार ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, मेरे को जल्द से जल्द ये खत्म करना पड़ेगा। आई थिंक भाई वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, मेरे को जल्द से जल्द इसे खत्म करना होगा। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना ओपीसी। क्या पढ़ना है, ओपीसी, 1% कंपनी। ठीक है, तो ये तुम्हें मिल जाएगा सेक्शन नंबर 2 और क्लॉज नंबर जो रहेगा वो 62 रहेगा। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 62 किसके,
इंडियन वो सॉरी कंपनी एक्ट 2013 के, ठीक है, ओके, ये हो गया। चलो 1% कंपनी क्या होता है? द कंपनी एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू क्लास ऑफ कंपनीज व्हिच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड बाय सिंगल पर्सन। एक सिंगल मेंबर की तरफ से चल सकता है, कितने? सिंगल मेंबर। इसमें कितने मेंबर होता है? सिंगल, एक ही मेंबर होता है पूरी कंपनी में, 1% कंपनी में, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ द Company Act 2013 defines 1% company OPC as a company which has only one person as member। बता चुका हूं, ये लिख कर आना ना तुम, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 या फिर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 ओपीसी हैव ओनली वन मेंबर, या फिर जो भी तुम अपनी तरफ से लिखना चाहो, ठीक, कि ओपीसी हाँ ठीक है, ये चीज का पर्सन एज ए कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज ए मेंबर, ठीक है। ओपीसी इंट्रोड्यूस टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। ओपीसी का फायदा क्या है? एनकरेज करता है किस चीज को? एंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है, ताकि लोग अपने बिजनेस को खोले, मतलब लोग अपनी कंपनियां खोले, लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाए अपनी, ठीक है। ओपीसी डिफर्स फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप। चलो एक बार ये भी बता देता हूँ, ओपीसी और सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप वो है जो आपने क्लास 10th में पढ़ी थी, ठीक है, ठीक है। ओपीसी, ओपीसी में आपको पहली चीज सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है, मतलब कि एक कंपनी है, हाँ जी, सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी। अभी पता है मैं तीसरी बार ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ एंड मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ सच्ची, मतलब मेरा स्टोरेज फुल हो गया था और जितनी बार मेरे को पता नहीं चलता इसमें रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाती है एंड तीसरी बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। खैर कोई नहीं। हाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप जो तुमने 11th में पढ़ा था, ठीक है, इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी, ओपीसी में सेपरेट लीगल एंटिटी मिलती है, यानी कि कंपनी का मेंबर ये है, ये कंपनी का मेंबर है, इसने एक कंपनी खोली, ठीक है, मतलब ये पर्सन है, इसने कंपनी खोली, तो इसका कंपनी अलग होगा, इसका ये जो खोला है मेंबर अलग होगा। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहता है? कंपनी अलग, मेंबर अलग, पढ़ रखा है हमने। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस होता है, एक सिंगल पर्सन एक बिजनेस को चला रहा है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। तो उसमें बिजनेस को और मेंबर को दोनों को क्या अज्यूम करते हैं? एक ही अज्यूम करते हैं, ठीक है। अगर खतरा इस पे आएगा तो इस यानी कि इस पे भी आएगा, इस पे आएगा तो यानी कि इस पे भी आएगा। चलिए ये चीज हो गई। इसमें हमें लिमिटेड लाइबिलिटी मिलती है, लाइबिलिटी क्या रहती है? लिमिटेड लिमिटेड रहती है। अगर हम एक कंपनी खोलते हैं तो उसमें लाइबिलिटी कैसे होती है? लिमिटेड होती है, यानी कि कर्जा आता है, ठीक है, हमें कर्जा पे करना है, डेप्ट पे करना है, तो कंपनी में कंपनी के एसेट्स बेचकर जो कर्जा पे करेंगे वही करेंगे, मेंबर्स के पास वो खतरा नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब बिजनेस है हमारा, तुम्हारा बिजनेस था, पहले तो तुम्हें बिजनेस के एसेट्स बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे कर्जा पूरा होगा, फिर तुम्हारे पर्सनली भी तुम्हारे पास जो पैसा रहेगा, एसेट्स रहेगा, उसको भी बेचकर तुम्हें देना पड़ सकता है। इसमें लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, ध्यान रखना। चलो ओपीसी, ओपीसी में जो मिनिमम पेड अप कैपिटल रहेगा वो कितना रहेगा? कुछ भी नहीं, मैक्सिमम कुछ भी नहीं, इनफाइनाइट है, ठीक है, मिनिमम 1 रुपए, ठीक है। चलो ये चीज हो गई। दूसरी चीज और कुछ रहता है तो मैं एक बार वो भी चेक करके बताता हूँ आपको। इक्का दुक्का पॉइंट्स और रह रहे मेरे ख्याल से। देखो एक ये मान के चलो कि आप हो, आपका नाम है एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम है, एक्स पर्सन है, इसकी एक ओपीसी है, क्या है? ओपीसी, ठीक है। इसने ओपीसी खोल रखी, अच्छी चल रही। अब ये सोच रहा है कि दूसरी ओपीसी भी खोल ले, तो क्या ये खोल सकता है? नहीं। क्या खोल सकता है? नहीं, ठीक है। चलो एक और सिनेरियो ले लेते हैं। एक्स पर्सन है, इसकी एक ओपीसी है, ठीक है, एक्स पर्सन की एक ओपीसी है। अब ये सोच रहे कि मैं टाटा अडानी कंपनी का मेंबर बन जाऊं, क्या बन सकता है? हाँ ये बन सकता है। दूसरी ये एक ओपीसी, एक पर्सन एक ही ओपीसी का मेंबर बन सकता है, साथ में दूसरी ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता, बट किसी और प्राइवेट या पब्लिक कंपनी का मेंबर वो बन सकता है, ठीक है। चलो इसके अलावा और कोई डाउट? मेरे ख्याल से इतना काफी है तुम्हारे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग और भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते तो मैं बताऊंगा, बाकी सब मैं अगर कुछ मेरे को लगता है मैं बताऊंगा, क्योंकि एक ही यूनिट कराते कराते इतना टाइम हो गया, मेरे को जल्द से जल्द यूनिट खत्म करनी है, सॉरी ये किताब खत्म करनी है। एक छोटा सा रिकैप, ओपीसी 1 मेंबर कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है नेचर में, ठीक है, एनकरेज करती है एंटरप्रेन्योरशिप को, लिखकर आना है, ठीक है। और इसके रिक्वायरमेंट सिंपल होते हैं, बहुत इजी होता है, कोई भी खोल सकता है, ठीक है। उसमें लायबिलिटी कैसे होती है? लिमिटेड होती है। रिवीजन हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। सबसे पहले सब्सिडरी कंपनी, नहीं, सॉरी, सबसे पहले होल्डिंग कंपनी, ठीक है, होल्डिंग कंपनी, उसके बाद सब्सिडरी कंपनी, उसके बाद एसोसिएट्स कंपनी, ठीक है। तीनों को एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं होल्डिंग कंपनी पे। मान के चलो कि तुम्हारी एक कंपनी है, मान के चलो टाटा कंपनी है तुम्हारी, टाटा, ठीक है।
मैंने टाटा ने एक कंपनी बनाई और टाटा 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 मोटर एक कंपनी बनाई। ठीक है, ये टाटा एक अलग कंपनी है, टाटा ने एक अलग कंपनी बनाई टाटा मोटर। सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है, रियलिटी में मत लेना। ठीक है, टाटा मोटर एक कंपनी बनाई, सब्सिडरी कंपनी बनाई। एक और एक और कंपनी बनाई कोई 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 जेके टायर, मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, जेके टायर बनाया। ठीक है, अब ये एक होल्डिंग कंपनी बन गई और इसकी दो सब्सिडरी कंपनीज है। अब इसने सोचा यार एक छोटी कंपनी मार्केट में आई है, छोटी कंपनी का नाम सोच लेता हूँ, मान के चलो मेरी कंपनी है यहाँ, कॉमर्स बाय हर्ष कंपनी आई है, कॉमर्स बाय हर्ष कंपनी आई है। ठीक है, अब इन्होंने मेरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर ले लिए, इन्होंने मेरे 51% शेयर ले लिए, टाटा कंपनी ने मेरे 51% शेयर ले लिए। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है, या तो वो उसकी सब्सिडरी, इसकी सब्सिडरी जो इसके नीचे की सब्सिडरी कंपनी होगी ना, एक कंपनी जब अपनी नीचे कंपनी बनाती है ना तो वो सब्सिडरी कहलाती है। तो ये होल्डिंग कंपनी कौन सी होगी, जो कि सब्सिडरी कंपनी को कंट्रोल कर रही होगी। या तो फिर किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर होंगे तो। ठीक है, समझ आया, नहीं समझ आया एक और बार सुन लो। होल्डिंग कंपनी वो होगी या तो उसकी सब्सिडरी कंपनी होगी, या फिर इसने किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिए होंगे, यानी आधे से ज्यादा मालिकाना हक इसका है मेरी कंपनी के ऊपर। समझ आ गया, चलो ये तरह डाउट क्लियर हो। सब्सिडरी कंपनी वही कंपनी है, मान के चलो भाई टाटा जी थे, टाटा एक कंपनी थी, टाटा ने अपने नीचे सब्सिडरी खोली, टाटा मोटर, फिर खोली जेके टायर। ठीक है, तो ये जो नीचे तो सब्सिडरी कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी को एक होल्डिंग कंपनी कंट्रोल कर रही होती है, सब्सिडरी कंपनी को एक होल्डिंग कंपनी कंट्रोल कर रही होती है। भाई ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, बड़ा ये होता है उसके नीचे ये आता है। ठीक है, एसोसिएट्स, एसोसिएट्स वो कंपनी होती है जिसमें एक बड़ा हिस्सा किसी और के एक कंपनी के पास होता है। मान के चलो एग्जांपल देके देखता हूँ, चलो ठीक है, आप लोग स्टूडेंट्स हो ना मेरे, मैंने कंपनी खोली, मैंने कॉमर्स बाय हर्ष की कंपनी खोली और आप मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो। ठीक है, ये मेरे स्टूडेंट्स हो। ठीक है, अब इसने क्या किया, आप में से कोई एक स्टूडेंट आया जिसने मेरे से 30%, मेरी कंपनी का 30% शेयर ले लिया, इसने 10% ले लिए। ठीक है, अब सुनो, इसने नहीं, चलो 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 एक और एग्जांपल ले तो अच्छा सा ले तो थोड़ा ज्यादा समझ आएगा, इसमें कंपनी नहीं था। एसोसिएट्स कंपनी कौन सी होती है, मान के चलो कॉमर्स बाय हर्ष की एक कंपनी थी। ठीक है, आप लोगों की भी कंपनी है, ये आप लोगों की कंपनी है। ठीक है, आप लोगों की बड़ी बड़ी कंपनी है, मेरी भी एक कंपनी है। ठीक है, मेरे 30% शेयर आपकी एक कंपनी ने ले लिए, मेरे 20% शेयर इस कंपनी ने ले लिए, मेरे 10% शेयर इस कंपनी ने ले लिए। तो भाई ये जो कंपनी एक्स है ना, ये कंपनी एक्स, ये कंपनी वाई, कंपनी जेड, ये जो कंपनी एक्स है ये एक एसोसिएट कंपनी है, क्योंकि इसका पास ना एक बड़ा हिस्सा है, ऐसा नहीं कि 50% से ज्यादा है, बट एक बड़ा हिस्सा है कॉमर्स बाय हर्ष कंपनी का। तो यानी कि ये कंपनी एसोसिएट है किसकी, कॉमर्स बाय हर्ष की। आया समझ, नहीं आया पॉज कर पीछे करके दोबारा से समझ लेना। एसोसिएट कंपनी के पास एक बड़ा हिस्सा होता है एक कंपनी का, एक बड़ा हिस्सा होता है कंपनी का। ठीक है मेरे भाई, चलो कोई डाउट हो तो यार कमेंट में लिख देना, इमीडिएटली समझा दूंगा। अभी मैंने थोड़ा सा पीछे करके देखा ना तो मैंने एक चीज गलत बोल दी थी, मतलब थोड़ी सी गलत थी और कुछ नहीं था। मतलब कि ये आप लोगों ने मेरे से बड़ा हिस्सा खरीदा ना, मतलब इसने 30% खरीदा, फिर ये कंपनी वाई ने मेरे से 20% खरीदा, तो मैं इनका एसोसिएट बन गया, यानी कॉमर्स बाय हर्ष इनकी एसोसिएट बन गई। आया समझ में भाई, माफी चाहता हूँ तहे दिल से, और थोड़ा सा जल्दी जल्दी में ना फ्लो में हो जाता है। ठीक है, तो मतलब आप लोगों ने जब मेरी कंपनी के शेयर खरीदे तो मेरी कंपनी आप लोगों की क्या बन गई, एसोसिएट कंपनी बन गई। ठीक है, नहीं समझ आ रहा होगा ना, एक बार थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, आ जाएगा, नहीं तो कमेंट में लिख देना। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोगों को समझा दूंगा। मेरे को ये इंपॉर्टेंट लगे, मैंने ये करवाया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो नेक्स्ट जो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है हमें एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, क्या पढ़ना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये पढ़ना क्यों है। देखो एक्चुअली हमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, दो डॉक्यूमेंट्स की। इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन, एक सही वर्ड नहीं रहेगा, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन मतलब जब हम एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तैयारी कर रहे हो, एक सेपरेट लीगल एंटिटी बना रहे हो, उस चीज को हम इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। यानी कि मान के चले कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, कंपनी बना रहे हो, ठीक है, तब हमें जो डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो कुछ में से दो डॉक्यूमेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, एक है एमओए, एक है एओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो आर्टिकल्स वो जो कंपनी के अंदर के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, जो कंपनी के अंदर के मेंबर्स को, एम्प्लॉयज वगैरह को, ठीक है, मेंबर्स को पता रहते हैं। अब आ जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि
कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को दर्शाता है और जो कि बाहर के आउटसाइडर्स भी एक्सेस कर सकते हैं यानी देख सकते हैं, यानी कि कंपनी का नाम जो है ना, कंपनी का नाम से कंपनी का ऑब्जेक्टिव का पता चलेगा, जो कि एक बाहर का इंसान, कंपनी से बाहर का इंसान आराम से उस चीज को देख सकता है। अब जैसे नाम है टाटा मोटर्स, तो नाम से ही पता चल जाता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ अच्छा होगा, है ना। चलो, एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमें 6 क्लॉज पढ़ने हैं, कितने 6 क्लॉज पढ़ने हैं। एक एडिशनल क्लॉज हो जाता है हमारा ओपीसी के लिए, जो कि मैं आगे बता दूंगा। चलो, पहला क्लॉज है हमारा नेम क्लॉज, ठीक है, जिसमें कंपनी का नाम के बारे में जिक्र होता है कि कंपनी का नाम क्या रहेगा। ये फॉर्म हमें फिल करना पड़ता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, तो उसमें सबसे पहले कंपनी का नाम का जो फॉर्म रहता है वो हम भरते हैं कि कंपनी का नाम क्या रहेगा, वो हम इसमें बताते हैं गवर्नमेंट को। अगला है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा वो किस स्टेट में रहेगा, उसका एड्रेस क्या रहेगा, है ना। जैसे कॉमर्स बाय हर्षा भी कोई ऑफिस नहीं है, बट मेरे जो है वो है दिल्ली के अंदर है। तो ऐसे ही मैं अगर कोई कंपनी खोलता हूँ या फिर कोई भी एक कंपनी खोलता हूँ, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का जगह एड्रेस क्या रहेगा, वो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज हो जाएगा, क्लॉज। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है, पर्पस क्या है, पर्पस क्या है मेकिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग ऑफ कंपनी, उस कंपनी को जो तुम बना रहे हो उसका पर्पस क्या है। जैसे टाटा मोटर्स है, नाम से पता चल रहा है उसका पर्पस क्या है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बनाना। कोई टीचर है, उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोली है, जैसे आपका अलॉट ऑफ टाइप ऑफ कंपनीज हो गया, जैसे लाइक फिजिक्स वाला हो गया, अन अकेडमी हो गया, रैंकर्स गुरुकुल हो गया, करियर विल हो गया। इन सब का क्या है, एजुकेशन स्प्रेड करना, चाहे वो उस चीज के लिए चार्जेस लेते हो, बट वो अच्छी तरीके से एजुकेशन को है स्प्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब के पर्पस को पता चल रहा है। अब मैंने एग्जांपल भी देखो एजुकेशन से रिलेटेड दिया है। ठीक है, चलो, लाइबिलिटी क्लॉज हो गया, क्या हो गया, लाइबिलिटी क्लॉज। ठीक है, तो लाइबिलिटी क्लॉज में हम क्या देते हैं, यानी मतलब हम कौन सा जो लाइबिलिटी है वो रखेगा। मतलब देखिए, कंपनी कई टाइप की लाइबिलिटी रख सकता है, अपनी लिमिटेड लाइबिलिटी रख सकता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रख सकता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी बहुत कम लोग रखते हैं, ठीक है, सब लोग लिमिटेड ही रखते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, ओके। और भी टाइप की गारंटी वाली लाइबिलिटी भी होती है, गारंटी वाली लाइबिलिटी, इसमें ना हर एक शेयर होल्डर्स अपनी अपनी गारंटी ले लेता है, क्योंकि मैं भाई इतने तक के लिए, इतनी लाइबिलिटी तक के लिए गारंटी हो। मान के चलो 5 लोगों ने कंपनी खोली, 7 लोगों ने खोली, या चलो 7 नहीं 5 लोगों ने खोली, तो सबने बोला भाई हम सब 1-1 करोड़ की गारंटी देते हैं कि 1-1 करोड़ की लाइबिलिटी की गारंटी हमारी है, तो वो हो गई गारंटी बेस पे। लेकिन एक तरीके से लिमिटेड भी हो गई, तो ठीक है, तो हम जिस भी कंपनी के पीछे लिमिटेड है, यानी कि वो लिमिटेड कंपनी है, उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। तो लाइबिलिटी क्लॉज क्या हो गया, उस कंपनी की लाइबिलिटी जो है लिमिटेड है अनलिमिटेड है, ये बताना। आगे देखते हैं। तो लिमिटेड नाम का मतलब उस कंपनी के शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी जो लाइबिलिटी चुकाने की कीमत है वो लिमिटेड है। अच्छा, और कैपिटल क्लॉज मतलब आपकी ऑथराइज कैपिटल है कितनी है, यानी जिंदगी भर में आप कितना कैपिटल जुटा सकते हो बाहर के लोगों से। ठीक है, कहने का मतलब है, मान के चलो मैंने 18 कैपिटल कर दिया 100 CR 100 करोड़, ठीक है, तो मैं जिंदगी भर में अपनी कंपनी के लिए 100 करोड़ बाहर से मंगवा सकता हूँ, यानी शेयर 100 करोड़ के शेयर होल्डर्स शेयर बेच सकता हूँ और 100 करोड़ अपने अंदर कंपनी के अंदर मंगवा सकता हूँ। तो अब बोलोगे भाई जब हमारे पास इसके राइट है तो हम इसको 10,000 करोड़ क्यों नहीं कर देते। अरे तो भाई अगर 100 करोड़ की कंपनी तुम ऑथोराइज कैपिटल करवा रहे हो ना, तो उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन की फीस भी बढ़ जाएगी। अब तुम सीधा 10,000 करोड़ पे करोगे तो उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन की फीस उस आसमान तक पहुंच जाएगी, इतना कमाओगे ना उतना रजिस्ट्रेशन में भर दोगे। ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या रहता है ना कि आप मान के चलो 100 करोड़ तक की अपने ऑथोराइज कैपिटल करवा ली और यूज भी कर लिया और आपकी कंपनी अच्छी खासी बढ़ गई। अब उस चीज को तुम बढ़ाना चाहते हो तो वो तुम बाद में चल के बढ़ा सकते हो, गवर्नमेंट को थोड़ा सा पेमेंट करके या फिर जो भी रेगुलेशन रहते हैं वो फॉलो करके बढ़ा सकते हो। सब्सक्रिप्शन क्लॉज मतलब कि इसमें उनके नाम आते हैं कि अभी फ्रेश ताजा ताजा कंपनी खोली है, मान के चलो आप सबने और मैंने मिलकर कंपनी खोली, तो अभी हम सबके पास ही इनके शेयर्स हैं, हम 8-10 लोगों के पास शेयर्स है, तो 8-10 लोग के जो नाम होंगे ना वो इसमें रहते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज में। ठीक है, मतलब नए नए जो शेयर होल्डर्स रहते हैं ना, ठीक है, नेम ऑफ एडिशनल नेम ऑफ उनके शेयर होल्डर्स का नाम, पता, एड्रेस सब कुछ उसमें रहता है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पूरा पढ़ लिया। एक चीज रह गई, एक और क्लॉज हो जाता है अगर कंपनी ओपीसी खोल रहा है, अगर 1% कंपनी खोल रहे हैं हम, तो उसमें ना एक नॉमिनी क्लॉज भी रह जाता है। क्या रहता है, नॉमिनी क्लॉज। ठीक है, नॉमिनी क्लॉज, नॉमिनी क्लॉज रह जाता है, उसमें हमें अपने नॉमिनी का नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा है। नेक्स्ट टॉपिक पे देखते क्या है। तो हमने जैसे ये तो कंप्लीट कर ही लिया है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मैंने बता दिया था कि ये रूल्स या फिर रेगुलेशंस को दर्शाता है ना।
और ये किसके लिए होता है, इनसाइडर्स के लिए होता है, जैसे कंपनी के मेंबर्स के लिए या फिर जस्ट लाइक एम्प्लॉयज के लिए। मतलब इसमें ये चीजें आ सकती है कि हाउ टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, शेयर को कैसे ट्रांसफर करना है इनसाइड से इनसाइड, है ना। डायरेक्टर्स की मीटिंग्स कैसे होगी, बड़े बड़े डायरेक्टर लेवल पे जो काम करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो उनकी मीटिंग कैसे होगी, कब होगी, ठीक है। एजीएम, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग जिसे कहते हैं ना एजीएम, एजीएम कब होगी, कैसे होगी, किस किस टाइम होगी, है ना। और कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट, वो अकाउंट्स को ऑडिट कौन करेगा, चेक कौन करेगा, ठीक है। एंड कंपनी की वाइंडिंग अप इसमें कैसे होगी, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी किस पे आता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे आता है। ये पॉइंट याद करके रख लेना, ठीक है मेरे भाई। और कोई डाउट? तो मतलब ये पॉइंट्स मैंने लगभग बार बार से इतने बता दिए हैं कि इस पे क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013, इस अकॉर्डिंग करके आप लिख सकते हो, क्योंकि इतना पॉइंट्स तो काफी रहते हैं। एक दिन मतलब 1 घंटे के अंदर मैं कितना ही ज्यादा करा पाऊंगा, ठीक है। मैं इतनी फास्ट बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा मैं आपको बता सकता हूँ उतना ज्यादा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। इसी बीच एक छोटा सा टॉपिक था कि प्रमोटर्स कौन होता है, ठीक है। तो प्रमोटर्स उसे कहते हैं, मान के चलो कि पर्सन है, इसने कंपनी के बारे में सोचा, उसको बारे में उसे बनाया, ठीक है, उस कंपनी को खड़ा कर दिया उसने, ठीक है। आज वो कंपनी अच्छी चल रही है, इस कंपनी के काम काज पर इसका पूरा क्या है, कंट्रोल है। तो यही पर्सन क्या होगा, प्रमोटर कहलाएगा, आसान शब्दों में, ठीक है। एक कंपनी के कामकाज पर पूरा उसका कंट्रोल होता है, सरकार के पास रिटर्न फाइल करवाने वो जाता है, ठीक है। फाइल उसका जो रिटर्न है, ठीक है, एनुअली जो रिटर्न करवाने, रिटर्न की फाइल जो कराने जाता है, वो सरकार के सामने भी वही बंदा दिखता है, ठीक है। उस कंपनी के पूरे कामकाज पर कंट्रोल रहता है, जो कंपनी को दिमाग से सोचने से लेकर उस कंपनी को खड़ा करने तक जिसका हाथ होता है, वो इंसान कौन होता है, प्रमोटर होता है, ठीक है। एक ये छोटा सा टॉपिक था। एक छोटा सा टॉपिक है एंट्रेंचमेंट। क्या है एंट्रेंचमेंट? एंट्रेंचमेंट मतलब कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को क्या करना, चेंज करना, ठीक है। मान के चलो ऑर्डिनरी कोई वो है, ऑर्डिनरी मतलब हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना चाहते हैं, तो बहुत ही मेजोरिटी है। तो अगर कुछ कंपनी के अंदर से कुछ उन्होंने बोल रखा है कि 90% चाहिए होगा, तो 90%। अगर नॉर्मली ऑर्डिनरी है तो 50% प्लस एक वोट, ठीक है। 50% वोट और 50% से ज्यादा, एक तरीके से सही कह सकते हैं, 50% से ज्यादा अगर वोट हो जाए तो ऑर्डिनरी को हम आराम से, ऑर्डिनरी डिसीजन आराम से ले सकते हैं। ऑर्डिनरी डिसीजन मतलब ऑर्डिनरी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर सकते हैं। थोड़े से स्पेशल हो तो 75% तक के, ठीक है, मोर देन 75%, ठीक है, मोर देन 75%। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। अब हमें पढ़ना है एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। चलो, व्हाट इज शेयर्स? सबने पहले से पढ़ रखा है। शेयर्स हम तब इशू, हमारी एक कंपनी तब इशू करती है जब क्या करना होता है, जब उसको पैसों की नीड होती है। मान के चलो उसको 10 करोड़ रुपए की नीड्स है, ठीक है, ठीक है, 10 करोड़ रुपए की नीड्स है। एक शेयर है 100 रुपए का, तो ठीक है, एक शेयर है 100 रुपए का, तो यानी कि उसने कितने शेयर इशू करे, 100 यानी 1 लाख शेयर इशू करे उसने 100 100 रुपए के, ठीक है। अब चलो, ये बात तो पॉइंट खत्म हो गया। अब मान के चलो इतने की ही कंपनी है, ठीक है, तो अब उसने पैसों की जरूरत ही कर दी है। अब ये हो गया तुम्हारा शेयर, ठीक है। अब शेयर के दो हिस्से हो जाते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक प्रेफरेंस, एक इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इसके अलग ही टाइप के फायदे होते हैं। इक्विटी क्या होता है, इसके अलग ही टाइप के फायदे और नुकसान होते हैं। इसके भी अलग टाइप के फायदे और नुकसान होते हैं, चलो समझ लेते हैं। इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जिसमें आपको कंपनी का मालिकाना हक मिलता है। अगर वो शेयर आपके पास है, इक्विटी शेयर आपके पास है, यानी कि आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदते हो, तो इसका मतलब कि आप उस कंपनी के मालिक हो एक तरीके से। जितने शेयर है उतने हिस्से के मालिक हो, ऐसा नहीं पूरी कंपनी के मालिक आप हो, ठीक है। जितने परसेंट शेयर्स है उस कंपनी के, उतने परसेंट के मालिक आप रहोगे, ठीक है। इसमें आपके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, कंपनी के डिसीजंस में आपका बात सुनी जाती है। दूसरी चीज, इसमें आपको डिविडेंड भी मिलता है, बट आपका डिविडेंड फ्लेक्सिबल होता है, कभी कम कम हो सकता है, कभी बढ़ सकता है, कंपनी के टर्नओवर के अकॉर्डिंग, कंपनी के कमाए गए प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। ओके, ये भी चीज हो गई। अब जो अगली चीज बची हमारे आ जाता है, इसमें भी एक दो चीज है, अभी साथ साथ करते रहेंगे, बता दूंगा। प्रेफरेंस शेयर, आपको एक फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। क्या, कैसा डिविडेंड? फिक्स्ड डिविडेंड, ठीक है। हर टाइम में, हर महीने या हर साल जो भी, सॉरी, हर साल जो रहेगा एक फिक्स डिविडेंड आपको दिया जाएगा। इसमें वोटिंग राइट्स नहीं होते, कंपनी के डिसीजंस में आपका खेल नहीं हो सकता। दो चीजें समझ आ गई इसमें।
इसमें भी कुछ नुकसान है, फायदे है, दो नुकसान एक फायदा, कुछ नुकसान कुछ फायदे तो अभी बता दी, और भी चीज है वो भी बता दूंगा। चलो इनमें डिफरेंस आता है, डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, डिविडेंड इसका कैसा होता है, इसका होता है फिक्स्ड, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसका होता है फ्लेक्सिबल, यानी फिक्स नहीं होता। इसका कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, चलो डिविडेंड का हमने देख लिया। अब डिविडेंड की प्रायोरिटी, मतलब मान के चलो इस साल का पैसा आ गया कंपनी का, पहले किसको डिविडेंड जाएगा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे हम, फर्स्ट प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर को। ठीक है, और सेकंड प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, सेकंड भी नहीं लास्ट प्रायोरिटी, मतलब सारे डेटर को पैसा दे दिया, प्रेफरेंस शेयर को पैसा दे दिए हमने, कहीं पे हमारा जो कर्जा चल रहा था उनको पैसा दे दिया, लास्ट में जो पैसा हमारा डिविडेंड जाएगा हमारे इक्विटी शेयर वालों के पास जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। खाली लिख रहा हूँ, इक्विटी शेयर की बात इधर कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर की बात उधर कर रहे हैं। वोटिंग राइट्स इनके पास होते हैं, इनके पास नहीं होते। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास नहीं होते। रिस्क इसमें बहुत ज्यादा हाई रहता है। कैसा रिस्क रहता है, बहुत ज्यादा हाई, इसमें लो रिस्क रहता है। पूछो क्यों, पूछो क्यों, चलो अभी बताता हूँ। इसमें रिस्क हाई इसलिए रहता है, अगर कंपनी डूब गई तो तुम्हारा पैसा भी क्या जाएगा, डूब जाएगा पानी की बूंद की तरह तो मतलब जिसको तैरना नहीं आता उसकी तरह डूब जाएगा। अगर कंपनी डूब गई तो कंपनी के असेट बेचकर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा पे किया जाएगा, तो इसमें पैसा सेफ है भाई, सेफ, ये लॉक की तरह सेफ है। ठीक है, चलो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी, अब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, तो इक्विटी शेयर को पैसे, इक्विटी शेयर होल्डर को पहले पैसा देंगे या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो बेसिक सी बात है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कंपनी के बंद होने के टाइम पे, और फिर इसको लास्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। इनके बीच में एक छोटा सा डिफरेंस था जो कि तुम्हें समझ आया होगा, समझ आया होगा उम्मीद है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमें इस ऑप्स वगैरह पढ़ना है ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ठीक है, वो सब भी पढ़ लेंगे। स्वेट इक्विटी शेयर है वो, उन दोनों को भी पढ़ना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ जी, तो एक बार अलॉटमेंट ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, दोनों पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्या होता है, ठीक है, मतलब देखो, जब कंपनी मतलब ये मान के चलो हम सारे बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, और ये एक बड़ी सी कंपनी है, ठीक है, तो इन लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई करा, क्या करा, अप्लाई करा, अप्लाई करा, अप्लाई करा, और इनके शेयर इशू हुए, इशू होने के बाद इनके अप्लाई एक्सेप्ट करे, और फिर एलोकेटेड कर दी इनको शेयर, क्या कर दिया, एलोकेटेड कर दिया, एलोकेट कर दिया। ठीक है, तो उस जब इनको एलोकेट कर दिए तो हम इस चीज को क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। क्या मेरी बात समझ आ गई, ठीक है, कोई इसमें मुश्किल थी। अलॉटमेंट ऑफ शेयर मींस द एक्ट ऑफ एलोकेशन बाय द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये किन के द्वारा दिया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, ओके। द प्रोसेस व्हेन अ कंपनी इशू अ प्रोस्पेक्टस इट इनवाइस ऑफर, इन्होंने क्या करा, ऑफर करा, इन्होंने क्या करा, ऑफर करा, सामने वालों ने क्या करा, अप्लाई करा, अप्लाई करा, ठीक है, सामने वालों ने अप्लाई करा, फिर इन्होंने क्या करा, एक्सेप्ट करा, एक्सेप्ट करके इन्हें एलोकेट करा। इस चीज को हम क्या कहते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर कहते हैं। अच्छा, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं अलॉटमेंट के लिए, ठीक है, जिसे जीपीए फॉर्म में जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ अलॉटमेंट कहा जाता है। सबसे पहले अथॉरिटी किसके पास होती है, हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपको शेयर तभी खरीदने हैं जब उस चीज पे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सिग्नेचर हो, मतलब कि शेयर इशू करने का हक किसके पास है, सिर्फ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। ठीक है, बाय अ प्रॉपर अथॉरिटी विच इज द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अ कमिटी। ठीक है, एक रीजनेबल टाइम में हमें शेयर को, शेयर होल्डर के, सॉरी, एक शेयर को अप्लाई करने वालों के देना होता है, मतलब दैट अलॉटमेंट मस्ट बी मेड इन विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन एज पर सेक्शन 56। सेक्शन 56 के तहत, ठीक है, क्या होता है, क्या कहता है, एन एप्लीकेंट कैन रिफ्यूज टू टेक शेयर इफ द अलॉटमेंट इज डिले बियॉन्ड अ रीजनेबल टाइम पीरियड। अगर एक रीजनेबल टाइम पीरियड के, मतलब इन्होंने शेयर अप्लाई करा और बहुत दिनों बाद, कहीं 4-5 महीने हो गए, अब हम कह रहे हैं भाई ले जा तू शेयर, तो ये डिनाई कर देगा, भाई अब नहीं चाहिए, इतना लेट क्यों करा। ठीक है, ओके। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, इसका ये पॉइंट क्या कहता है हमारा, कि द अलॉटमेंट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, इट मस्ट प्राइसली मैच द टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, मतलब देखो, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर अंदर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये कंपनी के 5-6 बड़े बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक शेयर होल्डर को कहता है मुझे तो 10 लाख रुपए दे, मैं तेरे 1 करोड़ के शेयर सबसे पहले तेरे को दिलवाऊंगा, तेरा नंबर लास्ट में है, मैं तेरे को पहले दिलवाऊंगा। कहता है ये कैसे हो गया, नहीं चाहिए भाई मुझे शेयर, टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं लिखा कि 10 लाख रुपए देने, कहीं पे मैं क्यों दूं। ठीक है, समझ आया आपको मैंने क्या बोला, मस्ट बी कम्युनिकेटेड। हाँ हाँ, मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मतलब जब हमारी तरफ से शेयर
कंपनी वालों की तरफ से शेयर होल्डर्स को शेयर चले जाते हैं ना, हेलो अप्लाई करने वालों के पास शेयर शेयर चले जाते हैं ना, तो हमारे कम्युनिकेट करेंगे, नोटिफाई करेंगे कि भाई आपको शेयर्स जा चुके हैं। ठीक है यार, कोशिश करता हूँ कि ज्यादा लंबी वीडियो ना बने। फोर फीचर ऑफ शेयर क्या होता है, मतलब अब ना कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं कि जो जो किस्तों पे खरीदते हैं, इंस्टॉलमेंट पे, जिन्हें हम कॉल मनी कहते हैं, कॉल कहते हैं, याद है ना, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, याद होगा हमने पढ़ा होगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल, याद है कुछ? हाँ, तो वो कुछ कॉल्स में लेते हैं एंड वो पैसा पे नहीं करते, तो हमें उनके शेयर्स फॉरफिट करने पड़ते हैं। ठीक है, वापस ले लेने पड़ते हैं। चलो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, इफ अ मेंबर फेल्स टू पे एनी कॉल और इंस्टॉलमेंट ऑन देयर शेयर्स ऑन अ स्पेसिफाइड ड्यू डेट, एक स्पेसिफाइड डेट तक उन्होंने शेयर नहीं किया, कॉल मनी पे नहीं करा, तो क्या होता है, हम उनके शेयर खरीद लेते हैं, ओ सॉरी फॉरफिट कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। और इसके लिए सबसे पहले प्रोविजन होना चाहिए हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, रूल्स एंड रेगुलेशन में होना चाहिए कि हम इतने दिन में शेयर फॉरफिट कर लेंगे। ठीक है, 14 दिन का हमें नोटिस भी देना होता है फॉरफिट करने से पहले। ठीक है, नोटिस बिफोर फॉरफिटिंग द बोर्ड मस्ट सेव अ क्लियर नोटिस टू द डिफॉल्टिंग मेंबर गिविंग at least 14 days from the date of the notice to pay the unpaid amount along with the accurate। हमने एक डेट सोच रखी थी कि भाई अगर 10 दिन में पे नहीं किया तो हम फॉरफिट कर लेंगे, 10 दिन में पे नहीं किया फॉरफिट कर लेंगे। अब फॉरफिट का नोटिस जाएगा, पहले 14 दिन का और टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 14 दिन का नोटिस दिया, अब भी नहीं पे करा, वार्निंग देंगे। क्या देंगे? वार्निंग देंगे। द नोटिस मस्ट एक्सप्लिसिटली मेरा प्यास लग रही है इस वजह से ना, मेरी टंग ट्विस्ट हो रही है। ठीक है, स्टेट दैट इफ द पेमेंट इज नॉट मेड विद इन द 14 days द शेयर विल बी लायबल टू द फॉरफिटेड। हम उसे वार्निंग देंगे कि भाई 14 दिन में अगर नहीं दे रहा तो हम तेरे शेयर्स क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे, अपने पास वापस ले लेंगे। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिजोल्यूशन देना पड़ता है। इफ द शेयर होल्डर फेल्स टू कंप्लाई विद द नोटिस देने के बाद भी पे नहीं करता है, तो द बोर्ड पासेज अ रेजोल्यूशन टू फाइनलाइज द फॉरफीचर कर लेती है फिर कंपनी। ओके, चलो और कुछ तो इसमें है नहीं। अब एक चीज और पढ़नी है, री इशू। सब कुछ तुमने क्लास 12th में पढ़ रखा है। री इशू, शेयर फॉरफिट कर लिया, अब हम इन्हें री इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ना मर्जी होती है, इसमें प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हम फॉरफिटेड करे हुए शेयर जब रीइश्यू करते हैं तो हम इसे किस पे दे सकते हैं, डिस्काउंट पे दे सकते हैं मेरे भाई। नए शेयर कभी भी डिस्काउंट पे नहीं देते, पर इसको हम डिस्काउंट पे दे सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम डिस्काउंट का क्या रूल रहता है? द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन द रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट दैट वाज ओरिजिनली सीज्ड फ्रॉम द प्रीवियस शेयर होल्डर। अब मैं क्या समझाता हूँ इसका मतलब, मान के चलो एक शेयर होल्डर था, ठीक है, ये हमारा भाई था प्यारा सा, इसने कई सारे शेयर्स लिए जिसमें से एक शेयर था 10 रुपए का। इसने इस शेयर पे 6 रुपए पे कर रखे थे और 4 रुपए नहीं करे। वार्निंग दी, 14 दिन का नोटिस दिया, वार्निंग दिया, इसने नहीं पे करे, इसके पूरे 10 रुपए का शेयर कंपनी के पास आ गया। अब कंपनी के पास 10 रुपए का शेयर तो आ गया। अब ये हमारा रामू भाई था, रामू छोड़ो, ये हमारा क्या नाम था, चुन्नू नाम था। ठीक है, अब ये मुन्नू है हमारा, मुन्नू। ठीक है, मुन्नू बोला कि भाई मुझे शेयर चाहिए, है क्या आपके पास? उसने बोला है ना, 10 रुपए वाले शेयर्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो हमारी कंपनी के 10 रुपए के शेयर्स हैं पड़े हैं, चाहिए तुम्हें? कहता हाँ, अगर थोड़ा डिस्काउंट। कह रहे डिस्काउंट कैसे? बोला आपने चुन्नू के शेयर जो फॉरफिट करे थे वो मेरे को भी दे दो। तो उसने बोला डिस्काउंट तो मिल जाएगा, लेकिन कंपनी इस पे कितना हाईएस्ट डिस्काउंट दे सकती है मैं बताता हूँ। ये जो चुन्नू था, इसने 6 रुपए इस पे पे करे थे ना, तो इसको लास्ट टू लास्ट, मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट जा सकता है? 6 रुपीज का, मतलब डिस्काउंट उतना ही जा सकता है। देखो, फॉरफिटेड शेयर जब री इश्यू करते हैं तो उतना ही डिस्काउंट जाएगा जब उसको फॉरफिट करते टाइम उतना उसने जितना उस पर पे कर रखा है। ठीक है, 10 रुपए का शेयर था, इसने इस पे 6 रुपए पे कर रखे थे ना, तो 6 रुपए तक का ही इसको हम डिस्काउंट करेंगे। अबे 6 रुपए का डिस्काउंट हो गया, इसको शेयर कितने का पड़ा? 4 रुपए का। 4 रुपए में से 10 रुपए वाला शेयर मिला, इसका फायदा होगा। और कंपनी ने पहले इससे 6 रुपए ले रखे थे इस चीज के, इसके 4 रुपए इसके ले लिए, कंपनी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, कंपनी से प्रीमियम पे भी बेच सकता है, मतलब और पैसे बढ़ा के भी बेच सकता है। ठीक है, वो इन पे जो है हमने ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ रखा है, ये सिर्फ एक रिवीजन के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। विदाउट टाइम वेस्ट हमको जो पढ़ना है वो हमें स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ लेना है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो कि आपके सेक्शन 288 में दे रखा है। ठीक है, हाँ चलो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 288 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, स्वेट इक्विटी शेयर्स मींस द इक्विटी शेयर्स इश्यूड बाय अ कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉइज एट अ डिस्काउंट और कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, चलो ये किसको दिए जाते हैं? हमारे डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज को। ठीक है,
ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको इशू करे जाते हैं? एम्प्लॉयज, डायरेक्टर या फिर ऑफिसर वगैरह, हमारे कंपनी के ही जो मेंबर्स कह रहा हूँ, एम्प्लॉयज रहते हैं उनके लिए रहता है। ठीक है। स्वेट 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 मतलब पसीना। हमारे जो एम्प्लॉयज है वो खून पसीने की मेहनत करते हैं, तो इसलिए उनको दिए जाते हैं। ठीक है, चलो ये समझ आ गया। ओके, दिस इज डन इन एक्सचेंज ऑफ प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द फ्यूचर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और वैल्यूएबल एडिशन। ठीक है, चलो आगे बस समझते हैं। कुछ इसमें स्टैट्यूटरी कंडीशन आते हैं, कुछ लीगल कंडीशन आते हैं इशू करने के लिए। ये किस में दे रखे हैं तुम्हारे? सेक्शन 54 में दे रखे हैं, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के। ठीक है, तो क्या सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब रेजोल्यूशन पास किया जाता है। ठीक है, द इशू मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी जनरल मीटिंग। एजीएम होती है ना, एनुअल जनरल मीटिंग में या फिर जनरल मीटिंग में नॉर्मली, तो उसमें रेजोल्यूशन पास किया जाता है। 75% जो कंपनी के मेंबर्स हैं, 75% हाँ होने चाहिए, रेडी होने चाहिए उसके लिए, है ना, तभी जाके हम स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकते हैं। दूसरी चीज स्पेशल डिस्क्लोजर। स्पेशल डिस्क्लोजर में क्या होता है? ठीक है, द पास रेजोल्यूशन मस्ट क्लियरली स्पेसिफाई, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कितने नंबर, ठीक है, कितने नंबर के इशू शेयर्स, कितने नंबर, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, इशू जो होंगे शेयर्स जो इशू करेंगे उसके कितने नंबर हम करेंगे। ठीक है, क्वांटिटी क्या रहेगी शेयर्स की, बेसिकली पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है। ठीक है, क्वांटिटी क्या रहेगी शेयर्स की। ठीक है, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, उसका जो शेयर रहेगा उसका मार्केट प्राइस, उसका प्राइस क्या रहेगा। ठीक है, द कंसिडरेशन अमाउंट, द क्लासेस डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज टू होम द शेयर्स टू बी बीइंग इशूड, और किसको इशू होंगे ये भी लिखा होना चाहिए, कितने इशू होंगे ये भी, किस प्राइस पर उन्हें इशू किया जाएगा ये भी हम सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्पेशल स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इस पे रहता है। ठीक है, अगला है मिनिमम टाइम लिमिट, मतलब at the date of the issue not less than 1 year must have elapsed since the commencement of the business of the company। सबसे पहली बात देखो, जो तुम्हारा रहेगा ना, इसमें दो तीन चीजें और रहेगी। मतलब एक तो कंपनी को बने हुए 1 साल हो जाना चाहिए, एम्प्लॉय को भी उस कंपनी के अंदर 1 साल हो जाना चाहिए, तभी ये शेयर जो है इशू कर पाते हैं हम। ठीक है, उसके बाद और कुछ लिखा है। ओके, लिस्टेड कंपनीज, अच्छा लिस्टेड कंपनीज के लिए एक अलग टाइप का रहता है, बट इतना आएगा नहीं तुम्हारे पे एग्जाम के हिसाब से, इतना एनफ है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे इसॉप। इसॉप यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, और ये तुम्हारे किस में लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट सेक्शन 237, यानी सेक्शन 2 क्लॉज 37 में इसकी डेफिनेशन तुम्हारी रहेगी। तो आगे जाके पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसॉप क्या होता है? ठीक है, इसमें हम एम्प्लॉय को एक ऑप्शन देते हैं। क्या देते हैं? एक ऑप्शन देते हैं। ठीक है, उसमें जो थे हम उसकी खून पसीने के मेहनत के लिए उसे शेयर इशू करवा रहे थे, लेकिन इसमें हम उसको एक ऑप्शन दे रहे हैं। सिर्फ हमने उसको कोई शेयर नहीं दिया है, वो एम्प्लॉय की मर्जी होती है कि उसको करे, यूज करे, उसको खरीदे या ना खरीदे। देखो पढ़ के बताता हूँ। इसॉप मतलब देखो एक ऐसी स्कीम है ना, इसमें ना हम प्री डिटरमाइंड प्राइस रहता है। ठीक है, प्री डिटरमाइंड प्राइस रहता है, जो कि हम एक एम्प्लॉय को बोलते हैं कि भाई तेरे को हम ऑप्शन दे रहे हैं कि अब शेयर चल रहा है 100 रुपए का, हम तेरे को 50 रुपए में दे देंगे। इतना होता नहीं है, ठीक है, जैसे मैं एक हिसाब बता रहा हूँ, 50 रुपए में दे देंगे, इतने शेयर्स के लिए तुम्हारे लिए ऑप्शन है। ठीक है, तो उसे 1 साल का, अभी से लेके 1 साल का टाइम दिया जाता है कि अभी के बाद 1 साल बाद तुम खरीद सकते हो इस प्राइस पर। ठीक है, ओके। ठीक है, फ्यूचर में पहले से तय की गई जो पैसे रहते हैं ना, प्री डिटरमाइंड प्राइस, इसे प्री डिटरमाइंड प्राइस बोलेंगे, उसमें दी जाती है। ठीक है, इसमें कुछ रूल्स एंड कंडीशंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है जब सारे कंपनी के जो मेंबर्स है वो हाँ कहते हैं, कुछ परसेंट मेंबर्स होते हैं, वो जब हाँ के रेडी होते हैं तब जाके इश्यू उसको ऑप्शन दिया जाता है, सिर्फ ऑप्शन दिया जाता है। मिनिमम 1 ईयर का वेस्टिंग पीरियड होता है। इसका मतलब वेस्टिंग पीरियड का मतलब क्या होता है कि मतलब ऑप्शन मिलने और शेयर्स खरीदने के बीच में जो टाइम है ना, मतलब हमने उसे ऑप्शन दिया और अब जो शेयर्स वो खरीदेगा 1 साल बाद खरीदेगा, तो इसके बीच में 1 साल का टाइम होना चाहिए उसको ऑप्शन देने से लेके उसके शेयर्स खरीदने तक। ठीक है, ये बीच के टाइम को वेस्टिंग टाइम हम कह सकते हैं, वेस्टिंग पीरियड, तो इसमें 1 साल का टाइम होना चाहिए। ठीक है, कंपनी चाहे तो इसे ज्यादा लॉक इन पीरियड भी रख सकती है, ज्यादा भी कर सकती है कंपनी चाहे तो। ठीक है, अब नो डिविडेंड नो वोटिंग राइट्स, मतलब कि नो डिविडेंड और वोटिंग राइट्स, इसमें का मतलब क्या है कि मतलब जब तक एम्प्लॉय अपने ऑप्शन को यूज करके शेयर ना खरीद लेता, ठीक है, तब तक उसे डिविडेंड या वोटिंग राइट नहीं दिए जाएंगे। जैसे मेरा एक हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी का एम्प्लॉय है, मैंने उसको ऑप्शन दिया, भाई इतने शेयर्स पे मतलब इतने रुपए में खरीदेगा, बता तेरे लिए सस्ता करवा दे रहा हूँ, तेरे पे 1 साल तक का, 1 साल बाद का टाइम है, 1 साल बाद चाहे तो तू खरीद सकता है, पहले 1 साल अच्छे से काम करके दिखा। उसने बोला ठीक है सर, उसने काम किया अच्छे से। अब जब वो शेयर खरीदेगा ना इस कम प्राइस रेंज में, तब उसे डिविडेंड भी दिया जाएगा और वोटिंग राइट्स भी तो तब तभी दिए जाएंगे। ठीक है,
और मतलब इसमें जैसे एक और चीज रह जाएगी, इसमें चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, अगर एम्प्लॉय जैसे जॉब छोड़ देता है या निकाल दिया जाता है तो ऑप्शन में ठीक है, ये तो कुछ है नहीं यार। और डेथ वगैरह का रेजोल्यूशन ये रहता है कि जो मतलब इसके जो अंडर में रहता है ना, इसके नॉमिनी वगैरह को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। वो एक बात की बात है, इतना डीप में नहीं आएगा क्वेश्चन, खाली बार बार से आएगा। तो मैंने इतना तो तुम्हें बता ही दिया है कि तुम कर सकते हो। सो ये क्लिप जो मैं बना रहा हूँ ना, मैं ऑलरेडी मेरी पूरी वीडियो हो चुकी थी। एक्चुअली क्या है कि मैं उसमें ये बोल रहा था कि अभी तक मैंने जितना भी पीछे पढ़ा दिया वो इतना एनफ है समझने के लिए, पेपर पास करने के लिए। बट एक्चुअली अगर मैं 5 मिनट भी एक्स्ट्रा पढ़ूंगा ना, तो आपको उतने ही ज्यादा मार्क्स का फायदा होगा। कहीं ना कहीं आपको वही क्वेश्चन पेपर में फंसेगा जरूर, मेरा गारंटी आपको दे दो, फंसेगा जरूर। ठीक है, गारंटी तो नहीं कहने मतलब है, पर फंसेगा पक्का। ठीक है, ओके चलो। और इसलिए मैं ना अभी दो दो माइक लगा के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि यार पता नहीं कैसे माइक में आवाज आनी बंद हो गई इस वाली क्लिप में जो मैंने ये बताया था। खैर अब मुझे दोबारा करना पड़ रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ मीटिंग, कुछ टाइप की मीटिंग। ठीक है, सबसे पहले मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स है, मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स है, और मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स है। ठीक है, तो मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स को हम कहते हैं बोर्ड मीटिंग। मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स की जो होती है ना, डायरेक्टर्स की मीटिंग को बोर्ड मीटिंग कहा जाता है। शेयर होल्डर्स की मीटिंग 3 टाइप की होती है, एजीएम, ईजीएम और क्लास मीटिंग। एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग, ईजीएम यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और एक होती है क्लास मीटिंग। और एट द एंड आती है हमारी मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। ये नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड है नहीं है इतना। ठीक है, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, और एक रहेगा बोर्ड मीटिंग। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं बोर्ड मीटिंग से। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होनी चाहिए? बीएम का मतलब बोर्ड मीटिंग लिखा हुआ मैंने। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होनी चाहिए? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के 30 डेज में। मतलब कंपनी आज इनकॉर्पोरेशन करी हमने, अपनी हमारी कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी मिल गई और मेंबर्स को अलग एंटिटी मिल गई, अलग माना गया मेंबर्स कंपनी को। तो इससे कंपनी की रजिस्ट्रेशन हो गई कंपनी की एक तरीके से। तो उसी के 30 दिनों के अंदर पहली बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। चलो दूसरी चीज, हर साल कम से कम 4 मीटिंग होनी चाहिए, 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। और हर मीटिंग के अंदर 3 महीने का गैप रहेगा। मतलब हर मीटिंग के अंदर कह रहा हूँ, एक मीटिंग का दूसरी मीटिंग से 3 महीने का गैप रहेगा। तो इस हिसाब से क्वार्टरली मीटिंग होनी चाहिए, है ना। हर क्वार्टर में एक मीटिंग तो होनी चाहिए एक तरीके से देखा जाए तो। जैसे आज जनवरी में हमने ये पहला मीटिंग अटेंड किया, मीटिंग करवाया, तो दूसरी जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक हमारी मीटिंग जो है हो जानी चाहिए 3 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, नोटिस पीरियड, हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको नोटिस जाता है 7 डेज पहले। 7 डेज पहले नोटिस जाएगा कि आपको मीटिंग अटेंड करनी है, करनी है, करनी है। मीटिंग रजिस्टर प्लेस पे रहती है, ऑलरेडी बताया रहता है, उसी नोटिस में सब कुछ मेंशन रहता है। अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं आता तो उस पर पेनल्टी लगता है, जितने भी 20-25 हजार जो रहता है 25 के, उसका पेनल्टी लगता है। ठीक है, तो बोर्ड मीटिंग हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक एजीएम पे, और हल्का फुल्का और पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, अब हमारी कंपनी नई नई इनकॉर्पोरेट हुई है। इनकॉर्पोरेट कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद 18 महीने तक हमें टाइम दिया जाता है कि इस 18 महीने में हमें एक एजीएम करनी है, एनुअल जनरल मीटिंग करनी है। एनुअल जनरल मीटिंग किनके द्वारा करी जाती है? शेयर होल्डर्स के द्वारा। किसके द्वारा? शेयर होल्डर्स के द्वारा। ठीक है, अगले 18 महीने के अंदर अंदर करनी होती है एनुअल जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स के द्वारा करी जाती है। बट इसका फायदा क्या है, क्यों करी जाती है? ठीक है, ये इसलिए करी जाती है कि भाई जो कंपनी पे पैसा लगा रहा है शेयर होल्डर, उसे ये पता होना चाहिए कि उसकी कंपनी आगे क्या करने वाली है, और पीछे तक उनके जो सारे प्लान्स है वो सही से चलते आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, एंड उनका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, अगले महीने अगले साल कितना टर्नओवर हो सकता है। तो ये चीज सबको शेयर होल्डर को पता होना चाहिए कि क्या प्लान चल रहे हैं, क्या होना चाहिए कंपनी में। शेयर होल्डर अपने वोटिंग राइट्स रख सकता है, शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होते हैं कि कंपनी में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, शेयर होल्डर वोट कर सकता है। ठीक है, चलो अब आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी 18 महीने के अंदर एक हमारे पास होनी ही चाहिए, एक एजीएम, एक एनुअल जनरल मीटिंग होनी ही चाहिए उसके बाद। ठीक है, अब वो एनुअल जनरल मीटिंग हो गई तो उसी साल या फिर उसके नेक्स्ट ईयर करना जरूरी नहीं माना जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ आई आपको? नेक्स्ट पॉइंट का लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक एजीएम, ठीक है, हर एक कैलेंडर मतलब 1 जनवरी से, क्या हो गया इस मार्केट को, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक एक एजीएम होनी ही चाहिए। द गैप शुड नॉट मोर देन 15 मंथ्स। मतलब ये आज एक एजीएम हुई, एक एजीएम आज हो गई, एंड इसके अगले 15 मंथ्स तक ना, अगले 15 महीने तक एक एजीएम होनी ही चाहिए। ठीक है, जैसे 12 महीने हो गए फिर एक एजीएम कर लो, लेकिन अगर वो 15 हो जाते हैं ना, तो
दिक्कत हो जाती है, नहीं वो रूल में नहीं है, करना ही नहीं है 15 से ऊपर, 15 महीने के अंदर अंदर एक एजीएम हो जानी चाहिए। एजीएम का टाइम 9 से 6 का रहना चाहिए, मतलब बिजनेस आवर्स का रहना चाहिए, ठीक है, किसी नेशनल हॉलीडे के दिन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। मीटिंग रजिस्टर्ड ऑफिस और सेम टाउन, मतलब मीटिंग कहाँ पे होगी, रजिस्टर्ड ऑफिस में होगी या फिर उसी सेम टाउन या फिर सेम सिटी में होगी, ठीक है। और कुछ है इसमें बताने के लिए? और कुछ तो नहीं है। जैसे अगर एक पब्लिक कंपनी को एजीएम के लिए बुलाने के लिए नोटिस भेजना है, तो जैसे कि आज हमने नोटिस भेजा, टुडे आज हमने नोटिस भेजा, तो आज से 21 दिन बाद, मतलब 22वें दिन 22nd डे के दिन क्या होनी चाहिए, एजीएम होनी चाहिए। यानी कि बुलाने के लिए हमारे पास टोटल 21 दिन होने चाहिए, आज के दिन को हटाकर और 21 दिन, और फिर 22वें दिन क्या होगी, एजीएम होगी। तो इतने दिन पहले हमें नोटिस भेजना होता है। नोटिस भेजने का पीरियड पता चल गया, 22 दिन, ठीक है। 21 दिन का रहता है नोटिस भेजने का पीरियड, कितना है, 21 दिन का। 21 दिन पहले हमें मतलब आज 21 दिन पहले आज हमें नोटिस भेजना है, तो हमारा एजीएम आज से 22वें दिन में होगा, ठीक है। ये चीज अगर नहीं समझ आए एक बार देख लेना। आज हमने नोटिस भेजा, अब से 21 दिन फ्री बैठे और 22वें दिन क्या होगा, एजीएम होगा, बस इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो 21 दिन का पीरियड बीच में होना चाहिए। और मेरे नोट्स वगैरह में और तो कुछ है नहीं, मैं एक बार कॉपी में भी देख लेता हूँ। इनके अलावा इंपॉर्टेंट कुछ हैगा नहीं, है ना। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब ना एक इंपॉर्टेंट या फिर एक छोटा सा टॉपिक कह लो या फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कह लो, ई वोटिंग, ठीक है। ई वोटिंग ये किस लिए होती है, ई वोटिंग सबसे पहले तो ये देख लेते हैं वोटिंग होती क्यों है। अब कंपनी में किसी ने अपना पर्सपेक्टिव रखा कि भाई ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो पहले क्या होता था, बैलेट सिस्टम रहता था। क्या होता था, बैलेट सिस्टम रहता था। मतलब एक एक बॉक्स रहेगा और सारे मेंबर्स अपने पर्चे बना लेंगे, उस पर लिख देंगे यस, उस पर लिख देंगे नो। क्या, यस और नो, ठीक है, यस और नो, यस और नो। तो भर दिया है हमने यस और नो से। तो अब देखेंगे यस के ज्यादा है या फिर नो के ज्यादा है। यस के ज्यादा हुए तो उस प्रोस्पेक्टिव या फिर वो जो डिसीजन है कंपनी उस चीज को अपना लेगी। अगर नहीं रहेगा, नो के ज्यादा रहेंगे तो नहीं अपनाएगी। अब ये सब करने से बढ़िया हम कहते हैं कि भाई ई वोटिंग कर लो। क्या कर लो, ई वोटिंग कर लो। ई वोटिंग मतलब जो आजकल हम भी करते हैं ना, वोट देने जाते हैं। अब 18+ तो आप सब हो गए होंगे, तो वोट देने जाते हो, है ना। तो ई वोटिंग कर लेते हैं। तो ई वोटिंग में या तो गवर्नमेंट ऑथोराइज किसी सेंटर में जाके ई वोटिंग कर लो, करवा देती है कंपनी, या फिर नहीं तो दूसरा मेथड क्या रहता है, आजकल व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम वगैरह पे भी तुमने देखा होगा, ऐसे पोल्स हो जाते हैं, है ना। 2 बटन रहेंगे और यहाँ पे एक पे यस रहता है, एक पे नो रहता है। तो आपको जिसको सपोर्ट करना है आप एक पे क्लिक कर देते हो। व्हाट्सएप पे भी ये फीचर रहता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया साइट्स पे रहता है ये, ठीक है। यूट्यूब पे भी ये रहता है कमेंट सेक्शन में, है ना। तो इस टाइप का पोल्स हो जाता है कि कोई भी अपने घर से कहीं से भी वोट कर सकता है, ठीक है, वोट कर सकता है ना। इंटरनेट होना चाहिए उसके पास, वो अपने लिंक जो लिंक को प्रोवाइड किया जाता है या फिर वो जो साइट प्रोवाइड करी जाती है उसको अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, है की बात हो गई क्या, है ना, मोबाइल वगैरह में, आईपैड वगैरह जो भी उसके बाद टैबलेट वगैरह उसमें ओपन करो और वोट कर दो, ठीक है। वोटिंग तो कहीं से भी हो जाती है। तो ई वोटिंग का मतलब एक ये हो जाता है। बैलेट वोटिंग भी मैंने आप लोगों को एक तरीके से समझा दिया। ई वोटिंग के इंपॉर्टेंस अगर आए तो यार ये तुम खुद से लिख सकते हो कि ई वोटिंग के क्या इंपॉर्टेंस है। फास्टर प्रोसेस रहेगा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा और करेक्ट डिसीजन मेकिंग रहेगी। मतलब कोई, जैसे देखो, एक तरीके से अगर किसी ने बैलेट में बहुत सारे पर्चे आ चुके हैं और 1-2 पर्चे गायब भी हो गए, क्या पता ना पता चले, काउंटिंग करने में पता चलेगा, लेकिन इसमें कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा। यस का नो, नो का यस, कुछ नहीं कर पाएगा। जो कर दिया वो कर दिया, ठीक है। अब दूसरी चीज, हाँ दूसरी चीज तो यार कुछ नहीं, देखो मेरी तरफ से मैं जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा सकता था मैंने करवा दिया है, ठीक है। को अब प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पेपर दे के आना। ऑल द बेस्ट आप सबको। मैं अपनी तरफ से जितना करवा सकता था करवा दिया। उम्मीद का अगर थोड़ी हेल्प कर सको तो 1K सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द कंप्लीट कराने में हेल्प करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट आप सबको, जय हिंद आप सबको।